नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमने दो मुद्दों पर बात करनी है और ये दोनों बहुत अहम हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। पहला मुद्दा है ईरान और सऊदी अरब से जुड़ा हुआ, जिसमें ईरान ने अचानक कहा है कि वो अगले 48 घंटों में सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। इस खबर को लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां पूरे अलर्ट पर हैं और ईरान की ओर से जब भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है। हम उससे इनकार भी नहीं कर सकते। और दूसरा विषय जो मैंने चुना है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक, जिसके बारे में रूस के एक सेनेटर ने गंभीर आरोप लगाया है और वो रक्षा समिति के, डिफेंस कमेटी के वो मेंबर भी हैं, और उन्होंने कहा है, उनका नाम मोरोजोव है, उन्होंने कहा है कि आरोप लगाया है कि पाकिस्तान चोरी छुपे यूक्रेन को एटॉमिक यानी न्यूक्लियर वेपन बनाने की तकनीक दे रहा है, कुछ सहायता कर रहा है। और इस बीच पाकिस्तान के कुछ साइंटिस्ट यूक्रेन गए और यूक्रेन के कुछ लोग वहां आए, चीजों को आपस में उन्होंने साझा किया और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। पहला मुद्दा जो मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूं वो है ईरान से जुड़ा हुआ। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, दोनों मुद्दों पर, डॉक्टर गुलरेज शेख, आपके जाने पहचाने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, बहुत ही डीप एनालिसिस। डॉक्टर साहब अपना भी एक चैनल चलाते हैं गुलरेज शेख के नाम से। मैंने उस चैनल का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकायदा डाल दिया है, आप उसे क्लिक करें और उम्दा किस्म का जो एनालिसिस है आप उसको जरूर देखें। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने मुद्दा जिस पर बात करनी है, ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते तो हमेशा कड़वाहट भरे भरे रहे हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, छिपी ढकी छिपी बात नहीं है। अब जो ईरान ने ऐसी धमकी दी है, इसको आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? इसमें कुछ नहीं, सच्चाई है? थोड़ा सा इसमें मैं सुधार करूंगा। जी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा जी। और ईरान ने धमकी नहीं दी है। सऊदी का इंटेल जो है, सऊदी का इंटेलिजेंस ये कहता है कि ईरान सऊदी पर हमला कर सकता है जी। 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 और जी। ईरान पर भी कर सकता है, इरबिल वाले एरिया में। जी। 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 तो ठीक ये है। सऊदी अरब ने बताया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और ये बात छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर। अब जी। देखिए, इसके बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं पांडे जी। पहली बात देखिएगा, कब क्या हो जाए ये तो नहीं कह सकते। हमको ये भी पता है कि ईरान के अंदर भी प्रदर्शन है जिसके विषय में ईरान कहता है कि इसको अमेरिका और दूसरी जो कंट्रीज हैं, उसके विरुद्ध जो कंट्रीज हैं वो इग्नाइट कर रही हैं। और क्योंकि अमेरिका कई बार कलर रिवॉल्यूशंस अलग अलग कंट्रीज में कर चुका है, तो उस चीज को, उस ब्लेम को भी हम एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते। रिसेंटली देखा था हमने कजाकिस्तान के अंदर जो हुआ था, उसके बाद रूस ने अपनी फौज भेजी थी, और जब फौज आई थी तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा था कि जब हम समझ सकते हैं कि कोई जब रूसी फौज कहीं पहुंचती है तो क्या हालत होती होगी, क्योंकि वो आ तो जाते हैं लेकिन जाते नहीं। और जब वो गए थे तो एक तरह से रशियन मीडिया ने उनका उपहास तक उड़ाया था, ये कोशिश की थी। तो कलर रिवॉल्यूशन जो हुई थी वो कजाकिस्तान में भी हुई थी। कलर रिवॉल्यूशन हमने यूक्रेन में भी देखी थी, जब प्रो रशियन रेजिम को एक तरह से हटा दिया गया था, लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए थे। उसके बाद प्रो वेस्ट रेजिम को बिठाया गया और जो समझौते, जिस प्रकार की ट्रीटीज रशिया के साथ होने वाली थी वो यूरोप के साथ होने लगी। उसके बाद हमने फिर क्राइमिया देखा और बहुत सारी चीजें उसके बाद शुरू हुई। तो कलर रिवॉल्यूशन करना यूनाइटेड स्टेट्स का एक चरित्र रहा है। हम किसी चीज को भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अभी कुछ मुझे दूसरी चीज दिख रही है कि हो सकता है कि यदि कोई अटैक होता है छोटा मोटा, कोई बड़ी वॉर जैसी स्थिति नहीं दिखती मुझे। यदि कुछ होता है तो वो एक डाइवर्शनरी टैक्टिक जनता के लिए हो सकती है कि वो डोमेस्टिक इश्यूज से वो फॉरेन इश्यूज की तरफ, डोमेस्टिक जो उनकी जनता है उनका ध्यान आकर्षित कर दिया जाए। लेकिन आज एक चीज और हो रही है। क्या हुआ है कि अल्बेनिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अल्बेनिया अभी
जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड स्टेट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यूएसए और अल्बानिया ने एक बैठक बुलाई है जो आज होगी। आज मतलब उनके जब उनका दिन होगा यूनाइटेड स्टेट्स में यूएन में, क्योंकि उनकी बिल्डिंग जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो आज वहां बैठक होगी और वो बैठक का जो टॉपिक है औरतों और माइनॉरिटीज के जो हुकूक हैं ईरान में उनके ऊपर। और ईरान ज्यादातर कंट्रीज, और ये जो इस टाइप की वो जो बैठक है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो एक रेगुलर बैठक हो, वो एक जनरलाइज बैठक है जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और ईरान ने रिक्वेस्ट की है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज से कि वो ज्वाइन नहीं करे। तो एक चीज तो ये भी हो सकती है कि अब जब वहां पर यूएन में बैठक होने वाली है ईरान को लेकर, तो सऊदी अरब से कहलवाया गया हो। इस संभावना को भी हम नकार नहीं सकते। हालांकि अभी यूएस और सऊदी अरब के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। और आप अल्बानिया को देखें अगर, तो चाहे वो रशिया का विषय हो या दूसरे विषय हो, वो पूरी तरह से आज के समय अलाइंड है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। वो क्यों अलाइंड है? क्योंकि उसकी उत्सुकता है, उसको लगता है या हो सकता है कि उसको ज्वाइन भी करा दे, वो यूरोपियन यूनियन में दाखिल होना चाहता है। तो इसलिए वो सारी चीजें वेस्ट के हिसाब से करता है। तो यूएन के अंदर जो ये बात आई है, ये यूएसए प्लस अल्बानिया लेकर आए हैं। तो इसका एक पॉलिटिकल मोटिवेशन ये हो सकता है कि जब यूएन में बात होगी तो ये सब चीजें भी प्लेटफॉर्म पर आए, बातों के दरमियान एक माहौल बने ईरान के खिलाफ, इसकी संभावना है। दूसरी संभावना जो मुझे लगती है कि इसमें कुछ सच्चाई ये हो सकती है कि सऊदी अरब पे नहीं करे, वो हो सकता है इराक के कुछ क्षेत्र में करे, इरबिल वगैरह का जो क्षेत्र है जहां अमेरिकी छावनियां हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली अमेरिकी छावनियां कुर्दिस्तान वाले एरिया में है इराक के। और ये जो लेडी का बताया जाता है कि जिसकी डेथ हुई ईरान में, और इसके बाद जो वहां प्रोटेस्ट शुरू हुए, ये भी ईरानियन कुर्दिस्तान की है। तो कुर्दिस्तान का एक विषय मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को काटा गया, जैसे कोरियाज का डिवीजन किया गया, उसी प्रकार से वेस्टर्न पावर्स ने कुर्दिस्तान का डिवीजन किया। तो कुर्दिस्तान का डिवीजन इस प्रकार से बनाया कि उसको एक ही आइडेंटिटी के लोग, एक ही नस्ल के लोग, एक ही तरह के लोगों को 4 देशों में बांट दिया। उसका एक हिस्सा बांट दिया सीरिया में, एक बांट दिया इराक में, एक बांट दिया ईरान में, और एक बांट दिया टर्की में। और अब वो लोग चाहते हैं कि वो उनको आजाद मुल्क मिले, लेकिन ये मुझे कभी नहीं नजर आता कि 4-4 देशों को कट के एक देश बने। वो कभी होना प्रैक्टिकल नहीं है कि 4 देशों में से निकल के एक देश बन जाए। तो ये स्थिति वहां पर है। तो ईरान, और वहां पर से भी ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ईरान मानता है कि वहां से भी उसको इग्नाइट किया जा रहा है। तो वो जो अमेरिकन छावनियां हैं वहां पर, उस पर हमला किसी प्रकार का ड्रोन वगैरह से शायद कर सकता है। इस चीज को भी हम इनकार नहीं कर सकते। जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है, देखिए मुझे इसलिए नहीं लगता कि सऊदी अरब पे ईरान करेगा। यदि ऐसी स्थिति होती, और आज के समय सऊदी की और ईरान की ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यमन शांत है। देखिए यमन जब ही शांत रहेगा जब ईरान चाहेगा, क्योंकि वहां के जो हूती रेबल्स हैं, उन हूती रेबल्स को चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिया जाना हो, चाहे दूसरे सहयोग दिया जाना हो, वो प्रॉक्सी एक तरह से आप कह सकते हो, वो ईरान के हैं। उन पर नियंत्रण किसी देश का है तो वो ईरान का है। लेकिन आप देखिए कि यमन शांत है और यमन से सऊदी अरब में हमले नहीं हो रहे हैं जैसे अरामको पे हुए थे ये सब। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग वहां पर है। फिर मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास नहीं करता, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी ये भी हो सकती है कि यदि कुछ थोड़ा सा कर दिया जाए जानबूझ के सऊदी की तरफ से या किसी की तरफ से भी, तो तेल के बाजार में साहब आग लग जाएगी। आप ये समझिए अभी रूस की जो जंग चल रही है उसके बाद से तेल महंगा है। ओपेक और ओपेक प्लस मिलकर तेल का प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। अब आप समझिए कि यदि खाड़ी के देशों में कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो पेट्रोल और गैस कहां पहुंच जाएगी, विशेषकर पेट्रोल के मूल्य कहां पहुंच जाएंगे। तो वेणी प्रसाद जी, मैं चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं देखता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारी चीजें ग्रे पेंटेड है और ग्रे के भी कई कलर्स हैं।
तो आप कोशिश करें कि आपको कौन सा कलर का एनालिसिस सही लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान को इस प्रकार का हमला करने वाला है। मैंने उसको कारण आपको बताया कि ऐसा लगता नहीं, नजर नहीं आ रहा। फिर आप ये भी सोचिए कि ईरान ने ड्रोन्स दिए हैं रशिया को। माना जा रहा है कि ईरानियन आईआरजीसी के लोग हैं, वो रशियंस को उन ड्रोन्स के लिए कुछ ट्रेनिंग भी किसी प्रकार के वहां जाके दे रहे हैं। तो ईरान जब वेस्ट के खिलाफ इस प्रकार का स्टैंड ले रहा है, तो वेस्टर्न खेमा भी बख्शेगा तो नहीं उसको, कुछ ना कुछ तो वो भी करेगा। तो ये बाह मरोड़ना भी हो सकता है। ये जो यूएन में बात चल रही है, यूएन में बैठक बुलाई है ह्यूमन राइट्स के नाम पर, उसमें एक वातावरण बनाना भी हो सकता है। और ये सच्चाई भी हो सकती है कि अमेरिकन छावनियां, क्योंकि खास तौर से जो कुर्दिस्तान के क्षेत्र में है इराक के, वहां पर कुछ छोटा मोटा हमला हो। और ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि तेल का बाजार गर्म करना। जी डॉक्टर साहब, एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रही है, क्योंकि अभी सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते निचले स्तर पर हैं। और इस जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, मोहम्मद बिन जो प्रिंस सलमान, शहजादा सलमान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बाइडेन के बारे में, वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। कुछ अजीबोगरीब कमेंट हुए थे, और फिर वो अभी ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहते हैं, उनका मोह भंग हो गया वेस्ट से। तो ऐसी स्थिति में कहीं आपको, और इधर से ईरान का की ओर से ये जैसे उन्होंने एक खुफिया अलर्ट दिया है, बताया है जैसे कि आपने, कि अमेरिका को कहा है कि वो उन पर हमला किया जा सकता है, उनके पास ऐसे इनपुट्स हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है कि एक तरफ अमेरिका का सऊदी अरब से दूर होना, वेस्टर्न कंट्री से दूरी बनाना सऊदी अरब का, इधर ईरान की ओर से इस तरह की इस हमले का संकेत मिलना, ये कैसे हो रहा है? तो ये कहीं। मैंने आखिरी जो बिंदु बोला कि कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है तेल के बाजार में आग लगाने की, अच्छा। मैं इसमें ये नहीं देख रहा कि ईरान और सऊदी अरब में उतने ज्यादा फ्रिक्शन है आज जो कुछ महीने पहले थे। क्योंकि मत भूलिए, बीच में कई राउंड ऑफ टॉक्स हुई है इनकी, और वो हुई है बगदाद के थ्रू। बगदाद ने एक बिचौलिए का कार्य किया था। तो इनकी डिप्लोमेटिक संवाद ऑलरेडी चल रहा है। ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है कि सऊदी अरब के ऊपर वो हमला करे। यमन शांत है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि किस तरह से इस मौके को और ज्यादा भुनाया जाए। और जी। इसमें ये विन विन सिचुएशन भी दोनों के लिए हो सकती है कि जेसी पोवा जो है, यदि ऑयल के दाम में और भी आग लगती है, रशिया की जंग और इग्नाइट होती है, जो खत्म होती है अभी तो नहीं नजर आ रही कहीं से भी, तो ऐसी स्थिति में फिर ईरान का एक स्रोत है कि यदि उसको भी खोला जाए कि वापस से इंटरनेशनल मार्केट में उसका पेट्रोल आने लगे, तो तेल के दाम कम हो जाएंगे। तो ये सब चीजों को भी सोच के चलिए आपकी, कुछ भी हो सकता है इन सब चीजों में से। अभी चीजें जो है ना साहब, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, और दुनिया अभी एक और जंग के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? एक रशिया का फ्रंट खुला हुआ है, दूसरा चीन का फ्रंट खुला हुआ है। अभी B-52 बॉम्बर्स वहां पर ऑस्ट्रेलिया में तैनात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में एक और फ्रंट खोल सकता है? एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और आपको खुद ही जवाब मिलेगा। और दूसरी बात, जब इन्फ्लेशन आहट दे रहा है पूरे वेस्ट में, तो क्या यूएस एक और फ्रंट खोलेगा? इसलिए मुझे लगता है कि होना कुछ भी नहीं है। जी ठीक है साहब। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना है, और ये हो सकता है कि ये हाइपोथेटिकल हो कि भाई जो भी है, होना नहीं है, पर ऐसा। डॉक्टर साहब, दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। अभी पाकिस्तान पर ये आरोप लगाया है रूस के एक सेनेटर ने, हालांकि ये रूस की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, सेनेटर का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन को चोरी छुपे एटॉमिक हथियार बनाने में उनकी मदद कर रहा है। और दोनों देशों के साइंटिस्ट एक दूसरे के यहाँ गए हैं, इस बारे में बातचीत हुई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भी रिएक्शन बड़ा सख्त आया है। उन्होंने कहा, उनके अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डॉन में खबर छपी है कि नहीं, ये हम हैरान हैं इस बात को देखकर कि रूस ने ऐसा क्या कैसे दिया। और यहां तक पता लगा है कि रूस से उन्होंने जो गेहूं खरीदने की बात, तो पूरी फाइनल डील हो गई थी पाकिस्तान की, कि उन्होंने कुछ मतलब गेहूं खरीदने पर वो डील भी रूस ने कैंसिल कर दी है। तो ये, जैसे कि पाकिस्तान का रवैया रहा है, एक जालसाजी से उसने अपने यहाँ एटम बम बनाया। और और वो अपनी तकनीक, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूस के सेनेटर ने जो आरोप लगाया इसको सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता रहा है। नॉर्थ कोरिया को बेनजीर भुट्टो के टाइम पर उन्होंने मदद की थी,
और लीबिया को भी मदद करते रहे हैं, चोरी छिपे करते रहे। तो इस पर आपको क्या कहना है कि ये कितना सच है? नहीं, मुझे तो इस बात पे तनिक भी शक नहीं है, और मुझे लगता है कि जो रशिया कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा। हालांकि आज पाकिस्तान ने कहा है कि रशियन सरकार जो है आधिकारिक अपना स्टैंड बताए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक उनके पास पुख्ता प्रमाण आएंगे नहीं, जब तक नहीं बोलेंगे वो। लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस के सोर्सेस होंगे, और इस बात को मैं इसलिए भी मान सकता हूँ कि पाकिस्तान ये कर रहा होगा क्योंकि दो तीन चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो आप देखिए कि पाकिस्तान को F-16 का सहयोग देना अमेरिका की तरफ से, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां जाके अमेरिकन एम्बेसडर द्वारा उसको आजाद कश्मीर कहना। नंबर तीन, FATF की सूची से जो है पाकिस्तान का बाहर आना। तो ये सब मेहरबानियां क्यों हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए और पश्चिम के लिए जो उनके डर्टी लॉन्ड्री धोने का काम है वो कर रहा है। मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, डर्टी लॉन्ड्री धोने का काम कर रहा है। और ये केवल यही डर्टी बॉम्ब के लिए कुछ कर रहा हो, यहाँ तक कि जो असलाहा गया है, देखिए बार बार ये बात भी रशिया की तरफ से आई है कि मेड इन पाकिस्तान एम्यूनिशन वहां गया है यूक्रेन के पास। उसको पाकिस्तान को एक पॉइंट की तरह वेस्ट ने यूज किया है कि वेस्ट यूक्रेन को जो सामग्री भिजवानी है शस्त्र अस्त्र की रशिया के खिलाफ, वो वाया पाकिस्तान होकर जा रही है। और पाकिस्तान के इवन बिलियनियर्स जो हैं वो क्यों सपोर्ट में आ रहे हैं? एक बिलियनर ने पैसा इकट्ठा करके यूक्रेन को दिया कि आप वो फाइटर जेट खरीद लो, और बताया जा रहा है क्यों इसलिए दिया था क्योंकि उनकी बीवी जो है वो यूक्रेनियन है, तो इसलिए यूक्रेन पे इतना प्यार आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है चैनल करने के लिए अगेंस्ट रशिया। तो ये जो पाकिस्तान कर रहा होगा ना वो खुद से नहीं कर रहा होगा, इसके लिए इसको कहा गया होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा कि आपको ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी या इस प्रकार का डर्टी बॉम्ब बनाने में सहयोग कराना है, इसलिए वो कर रहा है। और रशिया की बात तो मुझे अखबार आ रहा है कि रशिया सही कह रहा है। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, जब नॉर्थ कोरिया को इन्होंने मदद की थी तो चाइना ने खुद नॉर्थ कोरिया की डायरेक्ट मदद नहीं की थी और इनसे कहा था कि आप सहयोग करें क्योंकि आप एक रोग स्टेट हैं, आप एक बदनाम कंट्री हैं इस मामले में, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान यूज हो रहा है यहाँ पूरी तरह से, और उनको डॉलर मिल जाएंगे। नहीं, देखिए पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बहुत अच्छे संबंध हैं, और पाकिस्तान ने डेफिनेटली चीन के कहने पर उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। वो पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी बैलिस्टिक मिसाइल की, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना ने जो ट्रीटी साइन कर रखी है उसके हिसाब से वो नहीं दे सकता। तो चाइना ने भी ये किया कि आप नॉर्थ कोरिया से ले लो और आप नॉर्थ कोरिया को दे दो। देखिए नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह बन चुकी है दुनिया में इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? नंगे के नौ ग्रह बलवान है, तो उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन उसको अटैक नहीं कर सकता। अटैक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जैसे नेटो का है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, उस प्रकार से उसकी चीन के साथ यदि नॉर्थ कोरिया पे हमला मतलब चीन पे हमला। इसीलिए साउथ कोरिया या जापान या यूएस उस पर हमला नहीं करता है, इसलिए शब्द बाण चलते हैं, असली बाण नहीं करते। तो पाकिस्तान का पूरा का पूरा बैलिस्टिक मिसाइल का इतना प्रोग्राम है, कोई भारत की तरह नहीं है कि हमने खुद ने उसको विकसित किया है या फिर हमने ब्रह्मोस बनाया है। तो पेपर पर हमने साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया रशिया के बनाया है, उन्होंने पूरा के पूरा वो आयात किया है नॉर्थ कोरिया से, और अपनी और न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको निर्यात की है। और इन्होंने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो पाई थी चाइना से। तो ये ऐसा नॉर्थ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान में ये कहता हूँ कि ये तीनों जो है ना, ये आज के समय न्यूक्लियर एक्सिस है। तो डॉक्टर साहब, अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए पूरी तरह अमेरिका को जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया चोरी छिपे, अमेरिका को सब पता था उस समय। और जब पाकिस्तान परमाणु हथियार दे रहा है, देने की बात कर रहा है, मतलब या टेक्नोलॉजी में मदद करने की बात कर रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमको अमेरिका खड़ा दिख रहा है। साहब, पाकिस्तान को आज जो बनाया है दानव, ये दानव को क्रिएट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने है। आप क्यों भूल जाते हैं ये बात कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस समय तो पाकिस्तान सैंक्शन था अमेरिका द्वारा, और सैंक्शन इसीलिए किया था क्योंकि वो हिडन प्रोग्राम चला रहे थे न्यूक्लियर का।
जैसे ही वापस सोवियत ने हमला किया, इनको चाहिए थे बेस, इनको चाहिए था हथियार पंप करना सोवियत के खिलाफ, और इनको चाहिए था वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको डेवलप करना, उनको कैनन फॉडर बनाना और पूरा माहौल खराब करना, दुनिया भर का आतंकवाद फैलाना। और उन्होंने सोवियत की पकड़ खोदने के लिए पूरी दुनिया में आतंकवाद भी फैलाया। उस आतंकवाद को फैलाने के लिए जो जिसको कहते हैं ना कि गटर बनी थी, वो गटर थी पाकिस्तान। पाकिस्तान के थ्रू इन्होंने पूरा सप्लाई किया। और आज भी जब कुछ भी उल्टा काम गंदा काम करना है तो डर्टी वर्क के लिए पाकिस्तान खड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। हैज ऑलवेज बीन इन बेड विद वेस्ट। एकदम सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती बोलता हूँ मैं कि क्या होता है, जब भी उसकी हालत होती है दुनिया में कहीं ना कहीं जंग हो जाती है। तो जब जंग होती है तो वो मर्सनरी की पोजीशन में आता है कि ठीक है हम लड़ेंगे, आप पैसे दो। पैसा लेके लड़ना और अपने लोगों को मरवाना, ये पाकिस्तान करना, यही पाकिस्तान। आप देखिए ना, जब भी जंग हुई तो उसकी हालत खराब हुई है, उसकी किस्मत ऐसी रही है। देखिए आप, जब उसके हालत, जब उस पर सैंक्शन लगे पहली बार तो सोवियत ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, बीच में अपना आप को डाला और बिलियंस ऑफ डॉलर की उस जमाने में भी एड ले ली। उसके बाद जब मुशर्रफ के कालखंड को देखिए कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे थे, सब कुछ हुआ था, इकोनॉमी खराब हो रही थी, तब फिर वहां पर वो WTC हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान की वॉर हुई तो फिर ये बीच में आया। अभी इसकी हालत जो थी वो बांग्लादेश हो गई, फिर रशिया वॉर हो गई तो फिर ये बीच में आया है। तो तभी तो FATF से बाहर निकलता है, तभी तो F-16 के प्रोग्राम का फ्लिपमेंट आ रहा है। ये सब यूज थोड़ी ना हो रहा है। ये मेहरबानियां क्यों हो रही हैं? ये ऐसी हो रही है, मेहरबानी नहीं है साहब, ये आप जो है किसी की जिंदगी उठा रहे हो, उसके बदले पैसा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। दोनों मुद्दों पर आपसे बातचीत हुई, बहुत आपने सटीक एनालिसिस दिया है। और डॉक्टर साहब का अपना चैनल है, मैंने आपको बताया है कि उसको भी आप सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। बहुत उम्दा एनालिसिस है और उम्मीद है आपको जितने भी लोगों ने इसको देखा उनको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो लिंक को भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।